हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दिस इज अरूप सर और आज मैं लेके आया हूँ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का पार्ट 2। बच्चों, फर्स्ट पार्ट के वीडियो अपलोड करने के बाद आप लोगों से बहुत सारा प्यार मिला, इसके लिए आप सभी को थैंक यू। तो आइए देखते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट में कि क्या आखिर और भी कारण थे जिसकी वजह से ये 1857 का रिवॉल्ट जो है वो स्टार्ट हो गया। तो पॉलिटिकल कॉज हम लोग पढ़ रहे थे। पॉलिटिकल कॉज में भी हमने सिर्फ एक ही पार्ट तैयार किया था अभी तक, वो था पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन में हमने क्या पढ़ा था? 4 चीजें पढ़ी थी कि किस प्रकार से ब्रिटिश जो है अपने साम्राज्य को बढ़ा रहा था, भारत में अपने पैर फैला रहा था। जिसमें पहला था बाय आउटराइट वॉर्स, दूसरा था बाय सब्सिडियरी अलायंस, तीसरा था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स और चौथा था ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ एलीग्ड मिसरूल। इन चारों चीजों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा। ओके, तो अब आते हैं हम लोग कि पॉलिटिकल कॉज में ही और कौन से कारण थे कि जिसके ऐसा थोड़ी है कि कोई 2 लोग गुस्सा जाएंगे तो उसके बल पे हम लोग क्या कर लेंगे कि पूरे सरकार के खिलाफ बगावत कर लेंगे, विद्रोह कर लेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोगों को जब भी रिवॉल्ट करना होता है, रिवॉल्ट करने के लिए बहुत बड़े जनसंख्या की आवश्यकता है, बहुत ताकत की जरूरत होती है, जो महज 1-2 इंसान या 1-2 राज्य या 1-2 राजाओं के गुस्साने से नहीं होता। तो और कौन कौन से कारण थे ये देखना है। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉलिटिकल कॉज में, दैट वाज डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह। बहादुर शाह जानते ही होंगे कि मुगल एम्पायर का ये आखिरी शहंशाह थे। ओके, इनके पिताजी का भी नाम अकबर ही था, बट ही वाज नोन एज अकबर टू। तो ये आखिरी थे, लेकिन अब इनका विशेष कोई दबदबा वैसा भारत में रह नहीं गया था। इन लोगों को भी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से पेंशन मिलती थी और प्रोटेक्शन भी मिलती थी। तो अब क्या हो रहा है कि डिसरेस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह। अब जिनको बहुत सालों से, सैकड़ों सालों से जिस रिस्पेक्ट की आदत हो चुकी है वो ना मिले तो ऑब्वियसली खराब लगेगा। तो बहादुर शाह को किस प्रकार से डिसरेस्पेक्ट किया गया ये देखना है। तो कहता है इन 1849 नो यूज ऑफ रेड फोर्ट। ये किसने कह दिया? डलहौजी ने। वही डलहौजी ने जिसने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस किया था। उसने क्या कहा कि नहीं, बहादुर शाह के बाद जो आने वाले इनके जो पीढ़ी होंगे वो अब लाल किला को अपने महल के तौर पे यूज नहीं कर सकते हैं। अभी बहादुर शाह जिंदा ही हैं और उनके पुत्र के बारे में कह दिए कि नहीं, उनका जो आने वाला पीढ़ी है वो इसको यूज नहीं कर सकता है। कोई पिता इसको बर्दाश्त करेगा? नहीं। अब जैसे ही ये चीज मिल गया तो ये गुस्सा है। बहादुर शाह जो है उनको थोड़ा खराब भी लगा, वो गुस्साए भी। तो गुस्साने पे लॉर्ड कैनिंग कहते हैं कि गुस्साने से कुछ नहीं होगा। जो टाइटल आपको दिया गया है ना, शहंशाह, शाह और आजम का, वो भी हटा देंगे, पेंशन भी नहीं देंगे। तो एक तरह से फिर से ये डिसरिस्पेक्ट हुआ। तो ये 1856 में ये बात कही गई कि नहीं, किसी प्रकार का आपको जो है टाइटल भी जो है वो नहीं दिया जाएगा। और धीरे धीरे उनको हर चीज से जो है वो आउट किया जा रहा था। सिर्फ और सिर्फ उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है उनके लिए छोड़ी जा रही थी। तो उनको पहले लाल किला से निकाल के शिफ्ट कर दिए कहाँ? कुतुब मीनार के पास एक महल में। और फिर दूसरा वो कह दिए कि नहीं, अब टाइटल भी आपको नहीं दिया जाएगा। चलिए, तो बहादुर शाह जो है वो गुस्सा है। बहादुर शाह चूंकि एक रिस्पेक्टेड इंसान थे, बहुत ही इज्जतदार व्यक्ति थे, कह सकते हैं कि शहंशाह थे। किनके लिए? सभी के लिए तो थे ही, लेकिन मुस्लिमों के लिए एक खास इज्जत वो रखते थे। तो इससे पूरा मुस्लिम खेमा जो है, जो लोग मुस्लिम धर्म को मानते हैं, उनको बहुत ही बुरा लगा और वो पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गए कि ये ब्रिटिश हमारे लिए सही काम नहीं कर रहे। ओके, चलिए इसके बाद आ जाते हैं ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहेब एंड रानी लक्ष्मीबाई। इसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ भी लिए थे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में। तो नाना साहेब खुद ही जो है वो बाजीराव पेशवा टू के गोद लिए हुए पुत्र थे। तो उनको सिर्फ और सिर्फ किस चीज का राइट था? राइट टू इनहेरिट ओनली द प्राइवेट प्रॉपर्टी। सिर्फ और सिर्फ जो प्राइवेट प्रॉपर्टी था उनका, उसी पे उनका अधिकार था। और ऊपर से इनको नाना साहेब को क्या कह दिया गया कि जहां पे मराठों का असली गढ़ हुआ करता था पूना, वहां से इनको फोर्सफुली भगा दिया गया। कहां पे? कानपुर में। अब ये कानपुर में रहने को मजबूर थे, लेकिन उन्होंने उस प्राइवेट प्रॉपर्टी का, नाना साहेब को इस बात का बहुत बुरा लगा क्योंकि उनको टाइटल्स नहीं दिए जा रहे थे, उनको पेंशन नहीं मिल रही थी जो बाजीराव पेशवा टू को मिलता था। तो इन्होंने उस प्राइवेट प्रॉपर्टी का क्या किया? उस गुस्से से इन्होंने पूरे भारत में ब्रिटिश के खिलाफ जो है एक आंदोलन तैयार करने की सोची
और उस पैसे से इन लोगों ने, ये नाना साहब ने, खास करके नाना साहब ने उस पैसे से लोगों को अपने समर्थन में इकट्ठा करने का सोचा। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताने की मेरे ख्याल से जरूरत भी नहीं है ना, क्योंकि उनके बेटे को आनंद राव, जो कि गोद लिया हुआ पुत्र था, मालूम होगा आपको कि 1853 में ही झांसी के जो राजा थे उनका देहांत हो चुका था। तो उसके बाद जो है उत्तराधिकारी के रूप में आनंद राव को गोद लिया गया था, लेकिन डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का नियम तब तक आ चुका था। तो अब कहा गया कि नहीं, कोई उत्तराधिकारी जो है उस राज्य का राजा नहीं बन पाएगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टी ही ले पाएगा, इनहेरिट कर पाएगा। तो उस तरह से अब रानी लक्ष्मीबाई को इस बात का बहुत बुरा लगा और रानी लक्ष्मीबाई ने सोच लिया कि कोई आगे बढ़े ना बढ़े, अकेले ही इस पथ पे आगे बढ़ना है। बहुत सारे लोगों ने इस बात को सोचा भी कि नहीं, रानी लक्ष्मीबाई का साथ देना चाहिए, बहुत सारे राजाओं ने साथ दिया भी, और भारत है, बहुत लोग सोचे ठीक है कोई बात नहीं, अभी हमारी बारी थोड़ी आई है, जब तक हमारी बारी आएगी तब तक एक दो पुत्र हमारे भी होंगे, और नहीं भी हुए तो देखा जाएगा। तो ये साथ नहीं रहने की जो भावना है, यही भारत को हमेशा नीचे उतारते चला गया। ओके, तो रानी लक्ष्मीबाई जो है वो अकेले ही लड़ पड़ी, वो काफी ज्यादा गुस्से में थी और वो अकेले जो है अपने राज्य की सुरक्षा के लिए, अपने पुत्र को उसका अधिकार दिलाने के लिए आगे बढ़ पड़ी थी। चलिए, तो ये हो गया ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहब। देन एब्सेंटी सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश। अभी तक जितने ही रूलर यहाँ पे रूल करके गए, चाहे वो मुगल ही क्यों ना हो, वो लोग यहाँ पे रहते थे, यहाँ के टैक्स का उपयोग यहाँ की भलाई के लिए करते थे, भारत की ही जनता के लिए करते थे, और भारत में उन लोगों ने रहना शुरू कर दिया। लेकिन ये ब्रिटिशर्स लोग क्या कर रहे हैं, ये बैठे हुए हैं ब्रिटेन में, यहाँ से टैक्स वसूल रहे हैं, यहाँ से सारी संपत्ति को हड़प कर ले जाकर ट्रांसफर कहाँ कर दे रहे हैं, ट्रांसफर कर दे रहे हैं ब्रिटेन। तो इस बात का भारतीयों को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था कि अगर आपको राज ही करना है, अगर आपकी सरकार चलनी है, आप यहाँ पे रह के यहाँ के लोगों का उत्थान कीजिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, यहाँ के लोगों का बहुत मिनिमम, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हो रहा था, मिनिमम लेवल पे यहाँ पे लोगों को डेवलपमेंट किया जा रहा था, और पूरा का पूरा जो पैसा है वो ड्रेन आउट हो जा रहा था, कहाँ पे, ब्रिटेन में। अब आ जाते हैं, तो यहां तक था हमारा पॉलिटिकल कॉज। तो पॉलिटिकल कॉज में हमने क्या क्या देखा, पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन देखा। ओके, पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन के अंदर फिर चार चीज देखी। दूसरा क्या देखा, डिसरिस्पेक्ट टू बहादुर शाह का डिसरिस्पेक्ट देखा। तीसरा देखा द ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहब एंड रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब और रानी लक्ष्मीबाई का के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ वो देखा। और चौथा क्या देखा कि एब्सेंटी सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश, मतलब इस बात को भी भारतीयों ने पॉजिटिवली नहीं लिया कि अगर आपको राज करना है तो यहाँ पे रह के करना होगा, उस पर पैसा का खर्च भारत की जनता के लिए करना होगा, ना कि आपके अपने लिए। तो ये थे पॉलिटिकल कॉज। अब आ जाते हैं अगले कॉज में, सोशियो रिलीजियस कॉजेस। सोशियो रिलीजियस कॉजेस का ये दो वर्ड से बना है, सोशल और रिलीजियस, मतलब समाज। सोशल मतलब होता है समाज, सोसाइटी मतलब होता है समाज। तो सामाजिक जो कारण थे वो, और धार्मिक जो कारण थे वो। समाज हम उसको कहते हैं जहां हम लोग रहते हैं, तो उसमें अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी हो जाए तो लोग उतनी जल्दी उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और धर्म जो है, धर्म में अगर किसी प्रकार का छेड़छाड़ हो तो व्यक्ति बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता है। तो अब देखते हैं ऐसा कारण जो सोशियो रिलीजियस कॉजेस थे, मतलब सामाजिक और धार्मिक कारण क्या क्या थे। तो पहला है इंटरफेरेंस विद सोशल कस्टम्स। तो भारत की जो रीति रिवाज थी, जो सामाजिक रीति रिवाज थी, उसमें इंटरफेरेंस करने लगे। अब तक लोगों को लग रहा था कि ठीक है चलो पॉलिटिकल इसमें ये लोग इंटरफेयर कर रहे हैं वो तो ठीक है, हमारा जो पर्सनल, जो मेरा धर्म है, जो हमारी रीति है, जो हमारा परंपरा है, उसमें भी ये लोग घुसने लगे। तो किस प्रकार से घुसे, सबसे पहला सोशल रिफॉर्म, एबोलिशन ऑफ सती, दैट वाज इन 1829। ऑब्वियसली ये कोई खराब चीज नहीं था, है ना। एबोलिशन ऑफ सती, सती प्रथा जानते ही होंगे कि हमारे देश में एक सती प्रथा नाम की प्रथा थी, एक कुप्रथा थी, कि जिसमें क्या किया जाता था कि अगर किसी स्त्री के जो पति हैं उनका देहांत हो जाता था तो उस स्त्री को भी उसी के चिता में जिंदा जला दिया जाता था। तो कितना क्रूर, कितना ऑर्थोडॉक्स है ना। ये चीज देख के ब्रिटिशर्स को लगा कि अभी भी भारतीय बहुत प्रिमिटिव हैं, इस प्रकार की कुप्रथा को जो है हटाना चाहिए। ऑब्वियसली हटाना चाहिए, क्योंकि दोनों को जीने का पूरा अधिकार है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। तो स्त्री के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों? पुरुष जो है वो अपनी मौत मरा है, वो प्राकृतिक मौत मरा है, और उसके एवज में क्या कर दिया जा रहा है, स्त्री को जबरदस्ती उसके चिता में लिटा दिया जा रहा है।
तो जो भी हो, इस प्रथा को हटा दिया गया। प्रथा भले ही हट गई, लेकिन भारत के लोगों में धार्मिक अंधविश्वास बहुत ज्यादा था, ठीक है, जिसकी वजह से इस चीज को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करना चाहा। उन लोगों को अब लगने लगा कि ये ब्रिटिशर्स जो है ये हमारे धर्म में भी घुसे जा रहे हैं। दूसरा क्या हुआ, विडो रीमैरिज। पहले की स्त्रियां जो हैं, जो विधवा हो जाती थीं, जिनके पति का देहांत हो जाता था, उनको बिल्कुल एक अलग ही लुक दे दिया जाता था। ऐसा लुक दे दिया जाता था कि लोग दूर से ही देख के समझ जाएं कि हाँ, इनके पति का देहांत हो गया है। अब जब आप किसी को एक सिंबल दे देंगे कि हाँ, इनके पति का देहांत हो गया है, इनका कोई रक्षक नहीं है, तो ऑब्वियसली आस पड़ोस वाले तो भक्षक बनेंगे ही। इस बात की चिंता जो है भारत के लोग जो है, हिंदू धर्म के लोग खास करके, ये नहीं सोच रहे थे कि इससे नुकसान हो रहा है हमारी बहू बेटियों का, ठीक है। तो इस चीज को भी एबॉलिश किया। विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में लगाया गया था, जिसमें यह अधिकार दिया गया महिलाओं को कि अगर आपके पति का देहांत हो जाता है तो आप स्वेच्छा से अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी और से विवाह कर सकते हैं, नहीं चाहें तो आपको जैसी मर्जी आप उस तरह से रह सकते हैं, ठीक है। देन वेस्टर्न एजुकेशन टू गर्ल्स। तो इंग्लिश एजुकेशन टू गर्ल्स, इसको इस तरह से समझा जाए, क्या लड़कियों को इंग्लिश एजुकेशन अभी जिस प्रकार की शिक्षा चली आ रही है वो देना गलत है? तो एक तरफ जब रानी लक्ष्मीबाई तलवार उठाती है तब तो हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं उसको, और दूसरी ही तरफ जब उसको शिक्षित किया जाता है, उसको आत्मनिर्भर बनाया जाता है कि वो शिक्षित होगी तब वो अपना निर्णय खुद ले पाएगी, तब भारतीयों को बुरा लग जाता है। तो कुछ न कुछ बात थी, कुछ बातें जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अच्छी की जा रही थी, लेकिन उसको भी भारतीयों ने नेगेटिव तौर पर लिया। उसका नकारात्मक जो बिंदु था उसको पहले सोचा, पॉजिटिव चीज को छोड़ दिया गया, ठीक है। तो ये हो गया पहला, इंटरफेरेंस विद सोशल कस्टम्स। दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, एप्रीहेंशन अबाउट मॉडर्न इनोवेशंस। तो जो मॉडर्न इनोवेशन किए जा रहे थे, कुछ आधुनिक चीजों को इंप्लीमेंट किया जा रहा था, कुछ मॉडर्न चीजों को इंप्लीमेंट किया जा रहा था, उस पर भी भारतीयों को विरोध हो रहा था। कैसे? तो जब रेलवे और टेलीग्राफ का इंट्रोडक्शन हुआ यहाँ पे, तो टेलीग्राफ्स के लिए कुछ बड़े बड़े पोल लगे। तो भारत में ऐसे ही जानते हैं कि लोग खाली बैठे रहते हैं तो कहानी बनाने की बहुत अच्छी प्रथा है। तो कुछ लोग जो है, सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोगों ने इसकी अफवाह उड़ा दी कि यहाँ पे जो पोल लगाया जा रहा है उसको सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगाया जा रहा है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध करेगा उसको इसी पे फंदा बना के लटका दिया जाएगा। तो लोगों में एक डर का माहौल आ गया कि नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। रेलवे का डेवलपमेंट जो है वो आज भी हम देखते हैं कि भारत में रेलवे कितना महत्वपूर्ण है, ये उन्हीं लोगों के द्वारा विकसित किया गया था। और रेलवे का पहले पुरजोर विरोध हुआ था, खास करके किनके द्वारा? तो क्यों हुआ था? क्योंकि रेलवे में उसी सीट पर एक ब्राह्मण को भी बैठने दिया जा रहा था और एक जो निचली जाति का व्यक्ति है उसको भी बैठने दिया जा रहा था। तो ये भारत में कभी से ही, चूंकि जानते ही हैं भारत में ये जो परंपरा है कि ये ऊंची जाति का है, ये निचली जाति का है, एक साथ दोनों नहीं बैठ सकते हैं, ये सब परंपरा जो है सैकड़ों साल से चली आ रही है। तो इस चीज को रेलवे में देखा गया कि हम, ब्राह्मण ने सोचा कि अरे हम जिस यहाँ पे बैठे हैं वहां पे ही जो एक शूद्र भी बैठा हुआ है, ये कैसे संभव हो गया? ये ब्रिटिशर्स ठीक नहीं है, ये लोग सबको एक जगह पे लाके बिठा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कास्टिज्म था, जो पहले से चला आ रहा था, ये भी उनको लग रहा था, इन भारतीयों को लग रहा था कि ये ब्रिटिशर्स इसको भी छेड़छाड़ कर रहा है, ठीक है। तो हर जगह पे हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, रिवॉल्ट ऑफ 1857, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये तब होगा जब सारे लोग गुस्साएंगे, और गुस्सा जो है वो हर तरफ से हो रहा है। जब आदमी के मन में शक हो जाता है, किसी के प्रति विश्वास जब समाप्त हो जाता है, तो रस्सी भी पकड़ेंगे तो सांप ही नजर आता है, ठीक है। तो पॉजिटिव चीज भी अगर करने जाए, कोई दलदल में फंस रहा है और हम फेंके, अगर मेरे प्रति विश्वास नहीं है, हम उसको अगर रस्सी फेंक रहे हैं कि दलदल से उसको खींच के निकाल दें, तो उसको लगेगा कि नहीं सांप फेंक रहा है, हमको पहले ही मरवाना चाहता है, ठीक है। तो यही चीज जो है, ये एक विश्वास जो है, चूंकि ब्रिटिशर्स ने विश्वास खो चुका था भारतीयों के, ब्रिटिशर्स अपना विश्वास खो चुके थे, तो इस वजह से अब वो कुछ अच्छा भी काम कर रहे थे, तो उसमें भी इनको नकारात्मक वाली दृष्टिकोण से ही भारतीय जो है वो देखते थे। नाउ पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पे अब उन लोगों के द्वारा ऐसा भी नहीं है कि सब काम बढ़िया ही किया जा रहा था, कुछ एक काम अच्छा कर रहे हैं तो 9 काम गलत कर रहे हैं। तो ये चीज थी पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। उनको हमेशा लगता था कि हम लोग गोरे हैं, हम लोग ज्यादा सुपीरियर हैं किससे? इंडियन से, ठीक है। रंग के आधार पे जो है, नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जा रहा था।
और कहीं ना कहीं एक वर्ड उन लोगों ने ये भी बता दिया था कि मुस्लिम्स जो होते हैं वो बड़े क्रूएल होते हैं और काफ़ी अनफेथफुल होते हैं। तो चूंकि वो लोग जब आए थे यहाँ पे तो मुस्लिम्स का राज बहुत ज़्यादा था, तो ये बात जो है कहना उन लोगों के लिए गलत साबित हुआ, और ऐसी कोई बात है नहीं। अगर ऐसी बात है तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कौन थे, है ना? उनसे बड़ा राष्ट्रभक्त भी हमने नहीं देखा, है ना? और इतने ज्ञानी आदमी भी हम नहीं देखे हैं, ठीक है? तो ये बात कहना बिल्कुल ही गलत है। क्या कहते हैं कि उन्होंने कह दिया, मुस्लिम्स को खास करके टारगेट करके कह दिया कि वो बड़े ही क्रूएल होते हैं, बड़े अनफेथफुल होते हैं। नो, तो एक तरह से मुस्लिम्स फिर से यहाँ पे जो बचे कुचे कम्युनिटी थे वो भी इसके खिलाफ गुस्सा है। करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन, करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि जब राज कर रहे हैं तो उसमें करप्शन, जो भ्रष्टाचार आज भी होता है, वो तब भी था। और इसमें पिसता कौन है? आम जनता। जो अमीर लोग हैं वो तो निकल गए इससे, ठीक है, वो पैसा वैसा दे के निकल जाते थे, लेकिन पिस जाता था कौन? CM, कॉमन मैन, ठीक है, मतलब आम जनता। चीफ मिनिस्टर नहीं सोचा। देन ऑपरेशन ऑफ द पुअर, तो खास करके मैंने पॉइंट आउट किया है जुडिशियरी। ऑपरेशन ऑफ द पुअर, गरीबों के लिए कभी न्याय नहीं होता है। ये भारत है, ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पहले से ही चली आ रही है। आप आज भी जानते होंगे कि अगर किसी को जेल में रहना है तो अगर बहुत बड़े हैं, अगर या तो जेल में रहना होगा उसके लिए आपको गरीब बनना पड़ेगा, नहीं तो कभी सुने हैं कि बहुत अमीर आदमी है और जेल में है? और अगर बहुत अमीर आदमी है, कोई बहुत बड़ा नेता है और वो जेल में है, तो इसका मतलब है कि वो विपक्ष का पार्टी होगी। कभी सत्ता पक्ष का आदमी जो है वो जेल में रहता ही नहीं, वो तुरंत बेल लेके निकल जाता है, या फिर जो अमीर होते हैं वो भी बेल लेके निकल जाते हैं। तो जेल किसके लिए है? खाली गरीबों के लिए है। ये चीज जो है ये बहुत पहले से ही चली आ रही है, ब्रिटिश साम्राज्य से ही चला आ रहा है। तो क्या कहता है जुडिशियरी, दैट इज इम्प्रिजनमेंट ऑफ द पुअर्स। जो गरीब थे, जो लोग, फसल कभी बर्बाद हो जाती थी और अपना रेंट वगैरह नहीं दे पाते थे, अपना टैक्स नहीं दे पाते थे, तो उनको क्या कर दिया जाता था? उनको बंदी बना लिया जाता था, उनको जेल में डाल दिया जाता था। तो ये बात भी कहीं ना कहीं, भारत में गरीबों की संख्या ज्यादा है तो गरीब लोग जो है फिर वो भी ब्रिटिशर्स से गुस्सा जाते हैं। एक्टिविटीज ऑफ द मिशनरीज, जब 18वीं शताब्दी में यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए तो उनको वो इस तरह से यहाँ पे घुसे कि हम आपके बहुत बड़े हितैषी हैं, अरे कितने अच्छे, कितना खूबसूरत मंदिर है आपका, इसमें हम भी ट्रस्टी बनेंगे। और वो लोग इस प्रकार से दिखाए कि यस दे आर वेरी लॉयल, वो हमारे धार्मिक क्षेत्र को कभी नहीं छेड़छाड़ करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या 100 सालों में उन्होंने अपना रंग दिखा दिया, और धीरे धीरे जो है वो कहने लगे कि ना, पहले वो जाने कि भारतीय लोग क्या क्या करते हैं। तो उन्होंने देखा कि भारत में मूर्ति पूजा का बहुत महत्व है। तो अब उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, बोला ना मूर्ति पूजा में कुछ नहीं है, सब अंधविश्वास है ना। मूर्ति क्या है, पत्थर काट के मूर्ति बना दिए हैं। लेकिन भारतीयों के लिए ये बहुत बड़ी बात है, और आज भी ये सत्य है ना। आज भी अगर आप किसी को मूर्ति पूजा, किसी हिंदू को मूर्ति पूजा करने से रोकेंगे तो ऑब्वियसली ये उनकी धार्मिक जो है मान्यता है, और सही में ये विश्वास पर निर्भर है। तो खैर इसको छोड़ते हैं, जो भी हो। तो मिशनरीज ने क्या किया कि उन्होंने आइडल वर्शिप को, मूर्ति पूजा को बैन कर दिया, है ना। और साथ में क्या कर दिया कि क्रिश्चियन मिशनरीज को बढ़ावा देने लगे। तो एक तरह से मिशनरीज का यहाँ पे रोल आ गया। तो यहाँ पर भी जो भारत में रहने वाले लोग हैं वो फिर से ब्रिटिश के खिलाफ एक गुस्सा जो है और बढ़ा। फिर क्या है, फियर्स रिगार्डिंग वेस्टर्न एजुकेशन। अब भारतीयों के मन में जो है एक डर पैदा हो गया कि लड़कियों को ये लोग ज्यादा शिक्षित कर दे रहे हैं। शुरू से ही भारत जो है वो पुरुष प्रधान देश रहा है, तो लड़कियों को बहुत ज्यादा शिक्षा नहीं दी जाती थी, है ना। खास करके ये वेस्टर्न एजुकेशन जो है, इंग्लिश की शिक्षा तो बिल्कुल ही नहीं दी जाती थी। लेकिन ब्रिटिशर्स आने के बाद उन्होंने क्या किया कि कई जगहों पे, कलकत्ता में मदरसा में वेस्टर्न एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट करा दिया, तो बनारस में संस्कृत कॉलेज में इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट करा दिया। इन सब चीजों से भारतीयों को बड़ा दुख हो रहा था कि कहीं ना कहीं लड़कियां भी जो है वो पाश्चात्य सभ्यता की ओर चली जाएंगी। ऐसी कोई बात नहीं है, वो शिक्षित होंगी और शिक्षित होने के बाद अपने अधिकार को जानेंगी, और फिर आपके संस्कार को, आपके संस्कृति को और अच्छे ढंग से उसका निर्वहन करेंगे। किसी को शिक्षित करने का मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके संस्कार का वो जो है त्याग कर देगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। देन टैक्सिंग रिलीजियस प्लेसेस। आज भी आप जानते होंगे कि जिन जगहों पर पुराने मंदिर हैं वहां पे पूजा पाठ करने के लिए उस मंदिर के नाम पे कुछ जमीन अलॉटेड है। उस जमीन से जो हमारा उपज होता है उसको बेचकर जो पैसा आता है उसी से क्या किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है, क्योंकि पूजा में खर्च बहुत आता है।
तो इन चीजों पे, उस जमीन पर जो उपज होती थी वो टैक्स फ्री जमीन था। जो पहले के रूलर थे वो धार्मिक मान्यता को देखते हुए ये कहे थे कि नहीं, यहाँ पे इस जमीन से जो उपज होगी उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, उस पर भी टैक्स लगा दिया। बोला मदरसों के अंदर और टेम्पल के अंदर जो लैंड है उस पर भी टैक्स लगेगा। तो यहाँ पर भी फिर से एक गुस्सा जो है वो बढ़ा ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और सबसे लास्ट जो है आपका क्या है, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। लॉ ऑफ प्रॉपर्टी ये क्या कहता है, द रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट ऑफ 1850। 1850 में एक एक्ट पास किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। पहले कुछ नियम थे भारत में कि अगर कोई धर्मांतरण करना चाहता है, अगर कोई हिंदू धर्म से किसी दूसरे धर्म में जाना चाहता है, तो उनके पिता जो है उनको समाज बहिष्कृत करते थे और उनको अपनी संपत्ति में से कुछ भी नहीं देते थे। तो इस वजह से लोग जो है अपना धर्म बदलने में डरते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने एग्जैक्ट जगह पे चोट किया और क्या कहा, एक नया एक्ट ले आए। बोले ना, बोला ऐसा कोई नहीं, पहले जितने नियम थे सब खारिज। अब अगर कोई धर्म बदलता भी है तो भी उसको उसके पिताजी की प्रॉपर्टी मिलेगी। तब जिस बेसिस पर लोग नहीं बदलते थे, जो बदलना चाहते भी थे, अब तो उनको खुली छूट मिल गई कि हाँ, हम अगर धर्म बदल भी लेते हैं तो कानून हमको ये अधिकार दे रहा है कि हम अपने पिताजी की जितनी संपत्ति होगी हम उसको अपने पास रख सकेंगे। तो बस डर खत्म हो गया। तो एक बहुत बड़ा जो पॉपुलेशन है वो कन्वर्ट होने पे जाने लगा, कन्वर्ट होने लगा किस ओर, क्रिश्चियनिटी की ओर। क्योंकि जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे थे, ब्रिटिशर्स की तरफ से स्पेशल प्रिविलेज उनको दिया जा रहा था। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ प्रॉपर्टी जो है, ये डिसेबिलिटीज एक्ट जो है कहीं ना कहीं बहुत अहम साबित हुआ। तो ये जो सोशियो रिलीजियस कॉजेज, तो हम लोग देख रहे हैं ये 9 पॉइंट हर जगह पे लोगों का, आम जनता, कोई भी इससे अछूता नहीं रहा। चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, है ना, चाहे वो महिलाएं हो, हर किसी की आस्था पर कहीं ना कहीं चोट हुई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो धीरे धीरे जो है वो पूरा भारत इस आग में जल रहा था और एक प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा था कि इनके खिलाफ कब जो है विद्रोह शुरू हो, इनके खिलाफ कब जो है ये लड़ाई शुरू हो। और इसका प्लेटफॉर्म बन चुका था। इसके बाद हम लोग देखेंगे आर्थिक चोट किस प्रकार से की गई थी, इकोनॉमिक कॉज क्या था और इमीडिएट कॉज क्या था। ये दो देखने से ही ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये दो कॉज आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, पॉलिटिकल कॉज एंड सोशियो रिलीजियस कॉज। पॉलिटिकल कॉज, राजनीतिक कारण में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से राजनीति किया उन्होंने, किस प्रकार से अपना एक्सपैंड किया एम्पायर को, बाय आउटराइट वॉर्स, बाय सब्सिडियरी अलायंस, बाय डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ एलीट मिसरूल। ये पहला वाला था, पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। दूसरा क्या मिला, दूसरा मिला हम लोगों को डिसरिस्पेक्ट सोन टू बहादुर शाह। तीसरा क्या मिला, ट्रीटमेंट टू नाना साहेब एंड रानी लक्ष्मीबाई। और चौथा क्या मिला, एब्सेंटी सॉवरेनिटी। ये था पॉलिटिकल कॉज। अब आ जाते हैं किसमें, सोशल रिलीजियस कॉज में। एक क्विक रिवीजन देखते हैं। तो इंटरफेरेंस विद सोशल कस्टम्स, सामाजिक रीति रिवाज में भी उनका इंटरफेरेंस जो है वो काफी हद तक जो है वो चोट कर गया। इस बीच में विडो रीमैरिज एक्ट लगा दिए, सती प्रथा को हटा दिए, वेस्टर्न एजुकेशन इंप्लीमेंट कर दिए। तो ये सारी चीजें जो है उनके खिलाफ जा रही थी। डेवलपमेंट जो कर रहे थे रेलवेज में, टेलीग्राफ्स में, उसका भी नकारात्मक सोच जो है, नकारात्मक दृष्टिकोण जो है वही भारतीयों के सामने रखा गया। पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो। करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन में जो करप्शन हो रहा था उससे भी नुकसान किसका, आम जनता का ही हो रहा था। ऑपरेशन ऑफ द पुअर, गरीबों को किस प्रकार से दबाया जा रहा था। एक्टिविटीज ऑफ द मिशनरीज ने किस प्रकार से अपना खेल खेला। पहले जो है वो हिंदू और मुस्लिम्स के धार्मिक इसमें घुसे और फिर उसके बाद उस पर चोट करना शुरू किया कि नहीं, मूर्ति पूजा नहीं करना है, नहीं ये मदरसों में जो है सही चीजें को नहीं दिखाया जाता। तो जो भी फियर्स रिगार्डिंग वेस्टर्न एजुकेशन, और भारतीयों में एक डर था कि वेस्टर्न एजुकेशन अगर मिलेगा लड़कियों को तो वो शायद जो है अपने संस्कार का त्याग करेगी। टैक्सिंग रिलीजियस प्लेसेस, जो मंदिर और मस्जिद, जो धार्मिक जगह थे, उन पे भी टैक्स लगा देना, ये बहुत बड़ा नुकसान कर गया उनको। और लॉ ऑफ प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा नुकसान किया था ब्रिटिशर्स को। क्या, क्योंकि इसके तहत क्या हो रहा था कि जो लोग अपना धर्म बदल रहे थे अब उनको भी अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार था और अब लोग फ्री थे धर्म बदलने के लिए। ठीक है, तो बदलने के लिए मतलब क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे थे मैक्सिमम। तो उम्मीद करते हैं कि ये पार्ट भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।